हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच टू मेजर सिटीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चहामनाज। चहामनाज, जिन्हें चौहान्स भी कहते थे, उनके कंट्रोल में दो मेजर सिटीज थी, दिल्ली एंड अजमेर। नाउ विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल अनंगपाल ने बनाया था, जो तोमर डायनेस्टी के किंग थे। सो ए ऑप्शन तोमर राजपूत इज करेक्ट। हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा। अकबरनामा ये अकबर की बायोग्राफी थी, जिसे लिखा था अबुल फजल ने। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो डेजर्ट नेचर ने बनाए हैं, फॉरेस्ट भी नेचर ने बनाए हैं, एक्वेरियम मैन मेड है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए एक थ्रेट, एक खतरा क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करना, ये तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या एक थ्रेट है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है कोर, उसके ऊपर है मैंटल और सबसे ऊपर है क्रस्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर आर मशरूम रॉक्स फाउंड। मशरूम रॉक्स मिलते हैं डेजर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पर रॉक्स बॉटम से ज़्यादा इरोड होते हैं। जो विंड है उसकी इरोजन पावर ग्राउंड के पास में ज़्यादा होती है, तो वो इस तरीके से ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नेक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो मशरूम की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अर्थक्वेक अ केस स्टडी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको गिवन है। वॉट वॉज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 में भुज में जो अर्थक्वेक भूकंप आया था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, यहाँ पर भी आपको गिवन है। उसे मेजर किया गया था 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड फॉर्म में नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं रेन, बारिश। अब ये एक ये पाई चार्ट दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैस वी इनहेल। जो गैस हम इनहेल करते हैं यानी कि ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज है 21%। इन द 1975 फिल्म दीवार, 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, अ बॉय हु वर्कड एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम। उसमें एक जूते चमकाने वाला लड़का था, जिसने उस पर फेंके हुए कॉइन्स को उठाने से मना कर दिया। दिस शोज द एक्ट ऑफ। तो ये शो करता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी डिग्निटी को। बी ऑप्शन इज करेक्ट। रोजा पार्क्स इज सिंबलाइजिंग विच मूवमेंट। रोजा पार्क्स ये एक्टिविस्ट थी अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और अभी हमारे 17 एसडीजीज हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डबल बर्डन एज मेंशन इन द चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स में एक टर्म यूज हुई है डबल बर्डन। उसका क्या मतलब है? ये वुमेन के लिए यूज हुई है जब वो बाहर काम करती हैं, तो बाहर के साथ साथ उन्हें घर के अंदर भी उतना ही काम करना होता है, तो एक तरीके से ये उनके ऊपर डबल बर्डन है। तो वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये थे एमसीक्यूज। नाउ हु वाज कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में फॉरेनर, जैसे आज हम दूसरे देश के लोगों को बोलते हैं, उस टाइम पर कोई भी पर्सन जो आपकी लोकल कम्युनिटी का नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है, उसे फॉरेनर कहा जाता था, हिंदी में परदेसी। सो इन द पास्ट a foreigner was someone who was not a part of local community और कल्चर। कोई भी पर्सन जो लोकल कम्युनिटी या कल्चर का पार्ट नहीं है, पहले उसे फॉरेनर कहा जाता था। नेक्स्ट इज व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। पहले मुगल्स के कंट्रोल में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस, केंद्रीय प्रांत थे? तो दिल्ली उनके कंट्रोल में था, दिल्ली एंड काबुल, सिंध जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, देन मारवाड़, मेवाड़ एंड गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल एंड उड़ीसा एंड डेक्कन।
नाउ वाई डू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करती हैं, जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो क्योंकि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें मोल्टन मैग्मा है, वो पिघला हुआ है और उसी के ऊपर प्लेट्स हैं, तो जब मैग्मा में मूवमेंट होती है उसकी वजह से प्लेट्स भी मूव करती हैं. सो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट इन द molten magma found in the interior of the earth. अर्थ के इंटीरियर में जो इनर मोस्ट लेयर है, कोर, उसमें मोल्टन मैग्मा होता है. जब उसमें मूवमेंट होती है तो क्योंकि उसी के ऊपर प्लेट्स हैं तो उनमें भी वो भी मूव करती हैं. इमेजिन यू आर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट. मान लीजिए आप अपने स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द कंट्रोल डायरिया इन योर स्टेट. अपने स्टेट में डायरिया कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो सैनिटेशन पर ध्यान देंगे, साफ सफाई हो सब जगह, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले. सो नंबर 1, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इंश्योर करेंगे कि सबको पीने का पानी मिले, ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए एक्सेस हो. एंड इंश्योरिंग सैनिटेशन, इम्प्रूविंग सैनिटेशन को, साफ सफाई को इम्प्रूव करके, लोगों को अवेयर करके. सैनिटेशन बाय नंबर 3, बाय एजुकेटिंग पीपल, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के, बाय प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू, ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. गर्ल्स क्यों पहले ग्रुप्स में, गर्ल्स स्कूल ग्रुप्स में क्यों जाती हैं? तो एक तो सेफ्टी के लिए, जैसे हम बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सो फॉर सेफ्टी, सेफ फील करती हैं. सिक्योरिटी के लिए, कोई अगर उन्हें टीज करता है, परेशान करता है, देन टुगेदर दे कैन स्टैंड अप अगेंस्ट देम. देन पब्लिक प्रेशर भी है, लोग कहते हैं कि लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए उस वजह से. एंड सोशल प्रेजुडिस, जो हमारी सोसाइटी में भेदभाव होता है, प्रेजुडिस गर्ल्स और बॉयज़ में, उसकी वजह से. नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत. सल्तनत में इंटीरियर और इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर का क्या मतलब था? तो सल्तनत में जो फ्रंटियर हिंटरलैंड में आता था, गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड में, उसको इंटीरियर बोला जाता था, और उसके बियॉन्ड जितना भी एरिया था उसको एक्सटर्नल फ्रंटियर कहते थे. सो इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द hinterland of the garrison town. And external frontier means the area beyond the hinterland of garrison town. garrison town की hinterland के beyond जितना भी एरिया था वो एक्सटर्नल फ्रंटियर था. इसकी और में क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन बाय दिल्ली सुल्तान्स टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली. दिल्ली सुल्तान्स ने क्या स्टेप्स, क्या कदम उठाए ये इंश्योर करने के लिए कि मुक्तीज़ अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें, प्रॉपरली परफॉर्म करें. सबसे पहले तो जो एक मुक्तीज़ का ऑफिस था वो इनहेरिटेबल अब नहीं था. मतलब ये नहीं कि कोई मुक्ति है तो आगे उसी का सन मुक्ति बनेगा, तो उसको नॉन इनहेरिटेबल बना दिया. फर्स्ट, द ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल या फिर नॉन हेरिडिटरी. ये हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा. नॉन हेरिडिटरी ऑफिस की जो पोजीशन थी, आप इसके डिटेल में लिखेंगे. द पोजीशन ऑफ मुक्तीज वॉज नॉट पास्ड ऑन टू देयर सन्स. ओके, जब ऐसा नहीं होता, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो ही वो आपके आगे सन को मिलेगी. ऐसा नहीं है कि उसका राइट है उस पर, तो इस वजह से मुक्तीज अच्छे से काम करते थे. देन एक जो लैंड थी उनको एक था, वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए दी जाती थी और फ्रीक्वेंटली उन्हें ट्रांसफ़र करते रहते थे. सो इक्ताज़
इकताज बोलते थे उस लैंड को, ज़मीन को जो मुक्तीज़ को दी जाती थी, जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. सो इकताज वर असाइंड फॉर शॉर्ट पीरियड, एंड देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स. ऐसा नहीं कि एक लैंड अगर उन्होंने ऑक्यूपाई की, बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ पर रहे, तो लोकल लोगों के ऊपर भी ज़्यादा पावरफुल वो हो जाते थे, ज़्यादा सोल्जर्स रखते थे. सोल्जर्स रखने की भी उन्होंने लिमिट रख दी थी, जिससे कि मुक्ति ज़्यादा पावरफुल ना हो. देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिए थे. बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, तो ये चेक करने के लिए कि रेवेन्यू वो ज़्यादा तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत ने जो अमाउंट फिक्स किया था रेवेन्यू का, उससे ज़्यादा मुक्तीज़ कलेक्ट नहीं कर सकते थे. सो ये भी आप लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू only prescribed, which were prescribed by the state, not more than that in any circumstances. Then accountants were appointed to check the amount of revenue collected by them. एंड देन फिक्सेशन ऑफ लिमिट, वैसे 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, पर ये 5 में भी आ सकता है. फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू कीप द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, कितने उनको सोल्जर्स की ज़रूरत है, वो भी जो दिल्ली सल्तनत है वही फिक्स करती थी, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए. ठीक है, तो ऑफिस को नॉन हेरिडेटरी बना दिया था. मुक्ति का बेटा ही मुक्ति बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं था. जो इकताज लैंड उनको दिया जाता था वो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता था, फ्रीक्वेंट उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे. रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है वो स्टेट तय करता था, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे, और ये चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए गए थे. ओके, नेक्स्ट. ना क्वेश्चन नंबर 21, गिव रीज़न प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसके लिए आपको रीजन्स देने हैं. 3 मार्क का क्वेश्चन है, 6 रीजन्स ईजिली बन जाएंगे. सबसे पहले तो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, प्लांट्स absorb carbon dioxide and release oxygen, while animals breathe oxygen and inhale oxygen and exhale कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो इस तरीके से एनवायरमेंट में भी CO2 O2 का बैलेंस बना रहता है, और दोनों की नीड्स भी फुलफिल हो जाती है. तो ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सेकेंड, एनिमल्स डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए. बहुत सारे जो हर्बीवोर्स हैं, एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर फूड. देन प्लांट्स डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर पॉलिनेशन के लिए, सीड्स डिस्पर्सल के लिए. एनिमल्स जो फ्रूट्स हैं उनके खाकर सीड्स को दूर तक फेंकते हैं, जिससे और प्लांट्स उगते हैं. सो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर्स को हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में. देन एनिमल्स को प्लांट की ज़रूरत है शेल्टर के लिए. बहुत सारी बर्ड्स हैं जो प्लांट के ऊपर, पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाकर रहती है, या फिर जैसे मंकीज़ हैं, स्क्विरल है, ये प्लांट्स के ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं. सो एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड एक ये दोनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है. ये एनिमल्स को प्लांट की क्यों ज़रूरत है, प्लांट को एनिमल की, एनिमल्स को प्लांट्स की. अब एक और, जिससे प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है. एनिमल्स के डेथ के बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उससे, या फिर उनसे सॉइल को मैन्योर मिलता है, जिसे अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को. सो प्लांट्स अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम decomposed एनिमल बॉडीज़. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एनिमल्स प्रोवाइड मैन्योर फॉर प्लांट्स फॉर ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट.
नाउ इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एक जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे इंडिया में 18 ईयर्स है, उससे ज़्यादा एज के जितने भी लोग होंगे सभी को वोटिंग राइट होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी उनका इकोनॉमिक सोशल फाइनेंशियल स्टेटस है। ओके, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो डेमोक्रेसी का जो मेन पर्पज़ है सभी को इक्वली ट्रीट करना, तो ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है, गारंटी करता है। फर्स्ट इज universal adult franchise is important in democracy because it guarantees equality, क्योंकि इसमें सभी लोगों को वोटिंग राइट्स हैं और सबके वोट की इक्वल वैल्यू है, 1 पर्सन 1 वोट। देन लोगों को एम्पावर करता है, उनको ज़्यादा पावरफुल बनाता है, भले ही कोई गरीब है या फिर उससे ऊपर का जो फाइनेंशियल स्टेटस का पर्सन है, दोनों की वोट की इक्वल वैल्यू है, तो वो भी अपने आप को उतना ही पावरफुल महसूस करता है कि जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करने में उसका भी उतना ही रोल है। सो एम्पावर्स पीपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को पावर देता है, जो कि डेमोक्रेसी का मेन पर्पस भी है। डेमोक्रेसी क्या है? अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा कब होगी? जब लोग वोट देंगे, और वो कब होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। ठीक है, सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे। देन डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन? तमिल रीजन में किस तरह का इरिगेशन वर्क, सिंचाई के लिए क्या डेवलप किए गए? तो लोगों ने वहाँ पर वेल्स डिग किए, कुएं खोदे। फर्स्ट, डिगिंग वेल्स। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनवाए, कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। देन जो रिवर्स थी उनके पानी को अपने फील्ड तक लाने के लिए रिवर चैनल्स बनाए। नंबर 3, बिल्डिंग रिवर चैनल्स टू कैरी वाटर टू फील्ड्स। ओके, नाउ इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स? चोला टेम्पल्स से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड है? एक जो वहाँ की सबसे डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी थी वो थी मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस। इसके अलावा वहाँ पर गार्लैंड मेकिंग होती थी, गार्लैंड मेकर्स थे, गार्लैंड मेकर्स, म्यूजिशियंस थे, म्यूजिशियंस, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, स्वीपर्स, कुक्स, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, नाउ मेक अ डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का डायग्राम बनाना है। सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आपकी बुक का ही है। बिना पिक्चर ड्रॉ किए आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। मैग्मा जब कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं, जैसे ग्रेनाइट है। फिर इग्नियस रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे मटेरियल्स के साथ मिलते हैं, तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। फिर बहुत प्रेशर और हीट की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। और इनमें से कोई भी रॉक, भले इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, वो फिर से मैग्मा बन सकता है अगर अर्थ में बहुत नीचे चला जाए। ओके, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, ऊपर आएगा लैंड के ऊपर, यहाँ पर कूल डाउन होगा, फिर से इग्नियस रॉक्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। ये जो रॉक का साइकिल है ये चलता रहता है। ना इसके और में क्वेश्चन है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म होते हैं जब जो मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है लावा की फॉर्म में, वहाँ पर बाहर आकर वो रैपिडली कूल डाउन, ठंडा होता है, जिससे सॉलिड पीस ऑफ रॉक बन जाते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स ऐसे बनते हैं। इंट्रूसिव रॉक बनते हैं जब जो मोल्टन लावा है वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर जो क्रस्ट है, लैंड है, उसके ऊपर नहीं आता, अंदर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस तरीके से इंट्रूसिव रॉक्स बनते हैं। सो व्हेन मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा जब आता है बाहर, कम्स आउट
of comes out of volcanoes and reaches the earth's surface, अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, surface and cools down, ठंडा हो जाता है, then cools down to become solid piece of rocks. This is how then extrusive rocks are formed. Then if molten lava solidifies, अगर वो सॉलिड हो जाता है, solidifies deep inside the earth's crust, अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही, देन इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन योर एरिया? आपके एरिया में प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस आप पाते हैं? नीचे एक टेबल गिवन है, ये आपकी बुक से ही है. इन पॉइंट्स को फिल करके आपको उनमें डिफरेंसेस बताने हैं. सबसे पहले फैसिलिटीज़, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, आपको बतानी है. प्राइवेट में अफोर्डेबिलिटी कैसा है, क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट को? तो नहीं, इसकी हाई कॉस्ट होती है, हाई कॉस्ट, ये एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते. पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो चीप होती है, चीप, उनके अफोर्डेबल प्राइस होते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट. देन अवेलेबिलिटी, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है ईजीली अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे. ईजी एक्सेस टू सर्विसेज, और जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है इन अवेलिंग प्रॉपर हेल्थ केयर, डिफ़िकल्टी इन अवेलिंग प्रॉपर, डिफ़िकल्टी इन, ठीक है, यही सेंटेंस है, अवेलिंग प्रॉपर सर्विसेज. टेबल को थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे आप जब अपनी आंसर शीट में बनाएंगे. देन क्वालिटी कैसी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की? क्लीन एनवायरनमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. जबकि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं, ओवर क्राउडेड. क्लीननेस के बारे में तो नहीं आप लिख सकते. एंड चलो, इसके अलावा कोई पॉइंट आप अपनी तरफ से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. अब एक पैराग्राफ आपको गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट. आज हम इंडिया क्या समझते हैं, जो हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट है. When the term was used in 13th century, ये जो टर्म है ये 13th सेंचुरी में यूज़ की थी मिनहाज ए सिराज ने, जो कि एक क्रॉनिकलर थे जिन्होंने पर्शियन में लिखा था. ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. इंडिया जो शब्द है वो उन्होंने इस्तेमाल किया था पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच की ज़मीन है उसके लिए. उनके लिए इंडिया का मतलब सिर्फ उतना ही एरिया था. ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के अंडर जो जितना भी लैंड था उसको इंडिया कहा जाता था, उसे उस टाइम पर हिंदुस्तान कहा जाता था. अगर एरिया बढ़ा तो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट भी बढ़ गया, वो एरिया भी हिंदुस्तान के अंडर आ गया. अगर दिल्ली सल्तनत कहीं हार गई, कोई लैंड चली गई उनके हाथ से, तो वो फिर इंडिया नहीं रहा. ठीक है, ये आपको आपकी बुक में बताया हुआ है किस तरीके से जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं. अब पहला क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म इंडिया इन 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में टर्म इंडिया किसने यूज़ किया था? मिनहाज ए सिराज ने. नाउ व्हाट वाज द क्रॉनिकलर्स आइडिया व्हेन ही यूज द टर्म इंडिया. इंडिया जब टर्म उसने यूज़ किया तो क्या उसका मतलब था, क्या आइडिया था? तो जब इंडिया उसने यूज़ किया, ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. व्हाट डिड द क्रॉनिकलर हु रोट पर्शियन मेंट व्हेन ही यूज द टर्म इंडिया. इंडिया टर्म जब यूज़ किया पर्शियन क्रॉनिकलर ने, मिनहाज ए सिराज ने, तो क्या उसका मतलब क्या था? व्हाट ही मेंट, तो उसका मतलब था ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान के डोमेन में जो लैंड थी उसके उस पॉलिटिकल सेंस में उन्होंने उस टर्म को यूज़ किया था. थर्ड का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है.
रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश 2017 के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आपको गिवन है. भारतीय जनता पार्टी को 44 नंबर ऑफ MLAs इलेक्ट हुए उनके. इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1, जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, वो 2. टोटल 68 सीट्स थी. विच पार्टी इज़ इन पोजीशन टू मेक गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी कौन सी होगी? 68 का हाफ करिए, टोटल सीट्स का 34 से ज़्यादा सीट्स जिसके पास होंगी, 34 से ज़्यादा जिसके MLA होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे. तो कौन सी जो पार्टी ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? BJP. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स? इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वैसे कैंडिडेट्स थे 2. हाउ मेनी MLA आर नीडेड टू फॉर एनी पार्टी टू बी कॉल्ड मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को कितने MLA चाहिए? हाफ से ज़्यादा, तो हाफ यानी कि 34 से ज़्यादा, सो 35 MLA चाहिए. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ MLAs हु आर नोन एज ऑपोजिशन? एक तो रूलिंग पार्टी है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑपोजिशन के होंगे. 21, 2, 3, 4, 24 मेंबर्स ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन कहलाएंगे. लेबल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. नीचे वर्ड बॉक्स भी आपको गिवन है. तो सबसे ऊपर होती है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर आप ट्रोपोस्फेयर लिखेंगे, ट्रोपोस्फेयर. देन स्ट्राटोस्फेयर, सेकेंड में आएगा स्ट्राटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर आएगी एग्जोस्फेयर. इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर गिवन भी है. ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर. ना ऑब्जर्व दी अबव गिवन डायग्राम. ये आप ड्रॉ करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है. अरेंज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर गिवन अबव इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डर में हमने अरेंज कर दी है. विच लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर को, क्योंकि अप्रॉक्स 75% एयर उसी में है. जितने भी वेदर कंडीशंस हैं, जितनी वाटर वेपर्स हैं, वेदर कंडीशन सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. ऑलमोस्ट सारी जो वाटर वेपर्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर में हैं. इन विच लेयर डू एयरप्लेन्स फ्लाई? एयरप्लेन्स भी ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर. नेक्स्ट, मार्क द फॉलोइंग प्लेस ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. इंडिया के मैप पे मार्क करना है. कन्नौज या फिर इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली. करेंटली कन्नौज एंड इंद्रप्रस्थ. ओके, मैप दिया भी है आपको नीचे. तो यहाँ पर यूपी में यहाँ अप्रॉक्स हो जाएगा कन्नौज एंड ये है इंद्रप्रस्थ. नेक्स्ट, नाउ पटना और अजमेर. पटना कैपिटल है बिहार की. सो यहाँ पर होगी अप्रॉक्स पटना, और दूसरा था पटना और अजमेर. अजमेर यहाँ राजस्थान में, अजमेर. नेक्स्ट, ना आसाम एंड कर्नाटक है, तो स्टेट ही है, ये है स्टेट ऑफ आसाम एंड ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 7th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.